तो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेजरमेंट यानी पैमाइश का आगाज करने जा रहे हैं। चैप्टर से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू जो है वो आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। बेटा, फिजिक्स की जो फाउंडेशन है, फिजिक्स की जो बुनियाद है, वो उसके कवानीन और उसके लॉज पर बेस्ड। आप फिजिक्स का कोई भी कानून या लॉ जो है उसको सोचें और उसकी स्टेटमेंट को एक दफा दोहराएं, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा, तो आप देखेंगे कि किसी भी कानून में हमें फिजिकल क्वांटिटी जरूर मिलेगी। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? बेटा, कोई भी ऐसी मिकदार, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नाप सकें, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें, उसको फिजिक्स की या फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप याद रखें, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। चलिए, 2 सेकंड बाद मेरे ज़हन में जो कानून है वो आ रहा है हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कहते हैं? जितनी एक्सटेंशन होगी किसी भी इलास्टिक बॉडी में, आपको उस पर फिर उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मजीद एक्सटेंशन को बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें जो एक्सटेंशन का लफ्ज है, ये एक्सटेंशन है या जो फोर्स है, ये दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इनके बगैर हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हिच इट्स लॉज आर एक्सप्रेस्ड। इससे बेहतरीन कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती फिजिकल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को बहुत ही एक्यूरेटली नापना, मेजर करना जरूरी है। ये क्वांटिटीज कौन कौन सी? बेटा, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इवन इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो कि बुनियाद है सारी क्वांटिटीज की। इनको किसी और क्वांटिटी की टर्म में डिफाइन नहीं किया जाता, ये इंडिपेंडेंट होती है और इनकी तादाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 है, 7। आगे टेबल 1.1 में हम इनकी नाम भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर पर इनके नाम लिखे हुए। बेटा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो है क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। और दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज से आगे डिराइव की जाती हैं, इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। ये बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी और ये आमतौर पर बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस की जाती है। ये भी इंशाल्लाह डायमेंशंस वाले टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इनकी तादाद कितनी है? तो बेटा देखें, यहाँ पर हम कितना पोलाइटली लिख रहे हैं, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसको इनफिनिट नहीं कहना। इनफिनिट से मुराद होता है कि तादाद इतनी ज्यादा या तादाद हम गिन ही नहीं सकते, लातादाद। लेकिन हमें पता है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज की तादाद जो है वो फाइनाइट होगी, तो गिन सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बढ़ती जाती हैं, साइंटिफिक लिटरेचर में कोई ना कोई नई क्वांटिटी डिफाइन होती है, तो इनकी तादाद पर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी नई क्वांटिटी डिफाइन कर सकता है अपने हिसाब से, तो इसीलिए इनकी तादाद में कोई लिमिट नहीं। इनकी एग्जांपल में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं? तो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। और बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप, हमें एक स्टैंडर्ड को चूज करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चूज करना है, हमारे पास एक बोर्ड है या आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, जिस पर आप ये लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस स्क्रीन का साइज कितना है? तो प्यारे बेटे, आपको जरूरत होगी एक स्टैंडर्ड की कि आप, फॉर एग्जांपल, आप आमतौर पर पुराने जमाने के लोग जो हैं वो अपने हाथ को एक गिठ का नाम देते थे और वो गिठों के अंदर नापते थे, मेजर करते थे। तो ये जब हमने अपने हाथ की लंबाई को एक गिठ जो है हमारा स्टैंडर्ड मान लिया, तो ये हमारा रेफरेंस यूनिट हो गया। अब ऑब्वियसली अगर मुझे किसी चीज का, जैसे कोई टेबल है आपके सामने, अगर कोई टेबल पड़ा हो, उस टेबल की लेंथ को अगर मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि अपना हाथ जो इस टेबल पर रखूंगा और फिर उस हाथ को मूव करता जाऊंगा, जहां पर एंड हो रहा है वहां से हाथ को दोबारा शुरू करूंगा। इस तरह मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता जाऊंगा और गिनता जाऊंगा कि कितनी गिठ या कितने हाथ जो है वो ये लंबा है। अब ये हमारे जमाने में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो गिठ का इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में एक यूनिट इस्तेमाल होता था, क्यूबिट। क्यूबिट जो है बेसिकली जो आपकी फोर आर्म है, जो आपका बाजू है, कोहनी से लेकर आपके हाथ तक, इसकी लेंथ को क्यूबिट कहा जाता है। जैसे कि अगर आप इंजील देखें तो इंजील में, बाइबल में लिखा हुआ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो 30 क्यूबिट्स जो थी लंबी थी। तो 30 थी या 300 थी, इनमें से कोई एक नंबर था। देखिए, हमने पुराने जमाने से स्टैंडर्ड बनाना सीखे हैं और उन स्टैंडर्ड्स को कंपेयर किया था। अब कंपेयर कैसे करना है? देखें बेटा, हमने हाथ को रख के टेबल को अपने हाथ से कंपेयर करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि ये जो टेबल है ये हमारे कितने हाथ बनेंगे, तो ये पूरा आएगा। इसको कहते हैं कि ये हमने क्वांटिटी को कंपेयर करना अपने स्टैंडर्ड के साथ, ये प्रोसेस को सीखा है। इससे हमें एक नंबर हासिल होगा और ऑब्वियसली रेफरेंस यूनिट हमारा यूनिट है। तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया? मेजर
क्लियर मेजरमेंट। लेकिन जो पैमाइश होती है ना इसको रिलायबल और एक्यूरेट होना चाहिए ताकि उनको इजीली और इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको शॉर्ट में एसआई भी कहा जाता है। बेटा इस बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि भी इसकी जरूरत क्यों पेश आई, एसआई सिस्टम हमने डिफाइन क्यों किया। तो पुराने यूनिट्स के बारे में एक दफा नजर डालते हैं, जैसे कि इंच है, फुट है, यार्ड है, पाउंड है। तो ये बहुत पुराने यूनिट्स और इनको ओरिजिनली डिफाइन किया गया, जैसे कि अगर इंच की बात करें तो ये एक इंसान की, मैन की, एक शख्स के थंब की आप कह सकते हैं जो विड्थ है से डिफाइन किया गया था, क्योंकि पीपल टू पीपल वेरी करता है। फिट जो है ओरिजिनली डिफाइन किया था कि एक आदमी का जो पाँव की लेंथ है उसको फुट कहा जाएगा। यार्ड बच्चों कहा जाता था अगर एक शख्स अपने बाजू को इस तरह फैला ले तो उसकी दूसरी बाजू से पहली बाजू की टिप तक जो फासला बनेगा उसको एक यार्ड कह सकते हैं। पाउंड जो था वो डिफरेंट ग्रेन्स की तादाद के वजन को पाउंड कहते थे, जैसे कि 7,000 गंदम के दाने जो है एक पाउंड हो गए। इसी तरह बाजू का इंच को ऐसे भी डिफाइन किया जाता था कि 3 बारले के जो हमारे पास क्रेन है, जो दाने उनको हमने एक के बाद एक रखना है साइड बाय साइड, तो उनकी जो विड्थ बनेगी वो 1 इंच बनेगा। तो ये सारे के सारे जो हमारे ओरिजिनल यूनिट्स थे ये इनकंसिस्टेंट थे। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट यूनिट्स जो थे वो राइज थे। तो जरूरत क्या थी कि यूनिफॉर्मिटी पूरी दुनिया में जब आपस में ट्रेड शुरू हुआ तो एक तरह के यूनिट्स जो हैं वो राइज करने की जरूरत महसूस हुई। तो मीट्रिक सिस्टम जो है जिससे एसआई सिस्टम डिराइव्ड है, हम पहले उस बारे में बात करें। ये स्टोरी टाइम है, ये वो चीजें हैं जो कि बुक में मौजूद नहीं है लेकिन और हम इनको पढ़ेंगे। तो बेटा मीट्रिक सिस्टम कहाँ से आया? 1790s में जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने तलाश की कि पूरी फ्रांस में एक यूनिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, मेजरमेंट्स जो हैं वो सबके लिए यूनिफॉर्म होने, यानी कि इससे पहले किंग्स जो थे या जो क्वींस थी या जो हमारे पास अशराफिया थी वो खुद इन यूनिट्स को डिफाइन करते थे। लोगों ने ये समझा कि यूनिट्स को डिफाइन करने का तरीका जो है यूनिवर्सल होना चाहिए और सबके पास होना चाहिए, बेशक वो गरीब हो या अमीर हो। यहाँ से इब्तदा होती है। तो मीटर को कैसे डिफाइन किया गया? तो बेटा साइंटिस्ट इंजीनियर जो थे फ्रांस के, उन्होंने, अब देखें ये ग्लोब जो है इसको देखें, उन्होंने क्या किया कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इनके बिल्कुल दरमियान में हॉरिजॉन्टल एक लाइन है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। उन्होंने मेजर करना शुरू किया कि नॉर्थ पोल से अर्थ के इक्वेटर तक जो है वो कितना फासला बनता है, जो कि उनको 10,000 किलोमीटर मिला और आप कह सकते हैं 10 मिलियन ये मीटर होंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर ये 10,000 मीटर है तो ऑब्वियसली जो पूरी हमारे पास अर्थ है उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 40,000 किलोमीटर होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने डिफाइन किया कि जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन सा होगा अर्थ के सरकमफ्रेंस का, वो 1 मीटर होगा। ऑब्वियसली उस दौर के अंदर इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, टेक्निक्स इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो थोड़े से चूक गए और हमें पता है कि अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है एग्जैक्टली 40,000 किलोमीटर की बजाय से थोड़ा सा कम है, तो मीटर की डिफाइन डेफिनेशन जो है हमने दोबारा सीखी। लेकिन आप देखें कि इससे मीट्रिक सिस्टम की इब्तिदा हुई। मीट्रिक सिस्टम जो ये बड़ा परफेक्ट है इसलिए कि ये अर्थ के ऊपर बेस्ड है जो कि सबके लिए यूनिवर्सल है। दूसरा सारे का सारा सिस्टम जो है वो पावर्स ऑफ 10 पे बेस्ड। अब जरा देखिए इससे आगे दूसरी क्वांटिटीज कैसे बनाई जा सकती है। देखें हमारे पास एक डब्बा है क्यूब जो कि 10 सेंटीमीटर है हर तरफ को, ये क्यूब है। जब हम इसमें पानी भरेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है एग्जैक्ट वो 1 लीटर होगा। अब इस तरह हमने क्या डिफाइन कर दिया? 1 लीटर डिफाइन कर दिया। इसी तरह अब जब मैं इस 1 लीटर पानी का वजन करूंगा तो ये 1 किलोग्राम होगा एग्जैक्टली, तो हमने किसको डिफाइन कर दिया? 1 केजी डिफाइन कर दिया। अब आप देखें कि लेंथ, वॉल्यूम, मैस ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं और सारे के सारे पावर्स ऑफ 10 पे बेस्ड। अब आती है जो हमारे पास एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम बेटा तकरीबन 1960 के करीब जो है वजूद में आया, इसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम का। अब इसमें जो एस है और आई है वो स्टैंड करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के लिए। असल में अंग्रेजी में इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये फ्रेंच इदारा है तो इसका नाम भी फ्रेंच में है और फ्रेंच में सिस्टम इंटरनेशनल जो है ऐसे लिखा जाना चाहिए, सिस्टम पहले आएगा इंटरनेशनल बाद में आएगा, तो इसलिए इसको एसआई सिस्टम कहते हैं। अब एसआई सिस्टम में जो बेस यूनिट्स हैं हमारे पास, आपको याद होगा इस चैप्टर के शुरू के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हैं, बेस और डिराइव। तो अब उनके यूनिट्स जो होंगे, जो स्टैंडर्ड जिनके ऊपर हम उनको गिनती करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उनको यूनिट्स कहेंगे। तो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स कितने होंगे? 7 बेस यूनिट्स। अब एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूं बच्चों के एक जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो बेस यूनिट्स हैं वो 3 हैं और 3 क्वांटिटीज है, वो लेंथ, मैस और टाइम। बाद में 1970s के अंदर जो है ये 7 की गई हैं। इनमें ये जो बाकी क्वांटिटीज हैं इनको बारी बारी ऐड किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स और 1970s के बाद इनकी तादाद 7 हुई है। अब ये कितनी है? लेंथ, मैस, टाइम 3 हो गए बेटा। इनके यूनिट्स कौन से होंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और इनके सिंबल देखें, मीटर का स्मॉल एम है, किलोग्राम का केजी और सेकंड का एस है। ये क्या मेजर करता है? लेंथ मेजर करती है बच्चों, डिस्टेंस हो गया, हाइट होगी, विड्थ है, डेप्थ होगी। मैस हुआ जैसे कि ये किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी शय के अंदर
अंदर जो मैटर की अमाउंट है उसको मेजर करती है। टाइम जो है सेकंड है, ये क्या मेजर करता है, किसी इवेंट की ड्यूरेशन को इवेंट करता है, मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है नंबर 4 पे आ गई, इसका यूनिट एम्पेयर होता है, सिंबल इसका कैपिटल ए है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर किया जाता है इससे। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, इसको कैपिटल के से डिनोट करेंगे। लाइट की इंटेंसिटी जो है कैंडेला में मेजर की जाती है, इसको सीडी इसका सिंबल है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये मोल है। MOLE को अगर हम निकाल दें तो ये इसका सिंबल है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बेस यूनिट्स की नाम लिखें या फिर बेस क्वांटिटीज के नाम लिखें, तो अक्सर औकात बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि वो बेस यूनिट्स जो हैं उनको पूछा जाए तो क्वांटिटीज लिखाते हैं, क्वांटिटी पूछी जाए तो यूनिट्स लिखाते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ये दोनों ही लिखाएं, ये टेबल बनाएं। ये जो बेटा मेजर्स जो लिखा हुआ है इसको छोड़ के बाकी टेबल को अगर आप पेपर में बनाएंगे तो आपको दोनों 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जब में से याद रहे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और 1 MCQ आएगा। अब आगे हम चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स बेटा जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज की तादाद लिमिटेड नहीं है, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारे हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज जो हैं उनके नाम लिखे जो कि डिराइव्ड हैं, जैसे कि फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर है। इनके यूनिट्स भी देखें, न्यूटन, जूल, वॉट, कूलॉम, पास्कल इनके यूनिट हैं। ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम पे हैं। और आप देखें कि इनके जो सिंबल हैं वो भी, इनके जो पहला लेटर है इसको कैपिटल किया गया है, सिवाय पास्कल के। पास्कल के जो है वो 2 लेटर्स हैं पी और ए, इसमें पी को कैपिटल किया गया है। अब आप समझते होंगे कि ये मैंने इन दोनों के बारे में बात क्यों नहीं की। तो बेटा ये जो 2 क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन है, और ये इनके सिंबल भी लिखे आपको नजर आ जाएंगे। ये 1960s के अंदर जब हमने बेस और डिराइव्ड यूनिट्स को अलग-अलग किया तो इन दोनों के बारे में ये फैसला नहीं हो सका कि ये कौन से होने चाहिए, तो इनको एक्स्ट्रा यूनिट्स यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे दिया गया। अब हमें पता है 1995 में इनको दोबारा हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कैटेगरी खत्म करके डिराइव्ड यूनिट्स में डाल दिया। आपकी किताब जो अब अपडेट हुई है 2025 में, 24-25 आप लगा लें, तो वो किताब में अब इसको ठीक से डिराइव्ड यूनिट्स में शामिल किया जाएगा। अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखा गया है, तो ये बेस यूनिट्स कैसे लिखे गए हैं ये हम डायमेंशंस के टॉपिक में इंशाल्लाह बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बेटा? किसी भी नंबर को, छोटे को या बड़े को 10 की पावर्स में लिखने के अमल को, 10 की पावर्स लिखने में मेथड को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब कैसे लिखेंगे तो उसकी मिसाल ये देखें। अब देखिए बच्चों, मेरे पास एक नंबर है, पहले आपके लेफ्ट साइड वाला नंबर देखते हैं, 0.00078। अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो रूल ये है कि इस डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करना है आइदर लेफ्ट को या आइदर राइट को, और ऐसे मूव करना है कि इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट बचे। अब इस मिसाल में देखिए, इस पॉइंट को अगर मुझे मूव करना है तो बेटा इस तरफ को तो मूव नहीं कर सकता लेफ्ट को, तो मुझे इसको राइट को मूव करना है, और मैं इसको मूव करके ले जाना चाहूंगा 7 और 8 के दरमियान में, क्योंकि इसी से इसके लेफ्ट साइड पे यानी कि ये साइड पे 7 जो है, यानी कि एक नॉन डिजिट जो है हमारे, नॉन जीरो डिजिट जो है हमारे पास आ जाए। देखिए मैंने इसको मूव किया तो ये 7.8 बन जाएगा। अब 7.8 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें तो 7.8 बन गया बच्चों, तो ये जो 7 से पहले सिफर है ये हमारे किसी काम के नहीं, हम इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो 7.8 लिखेंगे। लेकिन जब 10 की पावर में लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, और माइनस और प्लस आप दोनों देख लें, क्यों माइनस आएगा क्यों प्लस आएगा। तो बच्चों जब हम राइट साइड को डेसिमल पॉइंट मूव करते हैं तो पावर जो रेज होती है वो माइनस में होती है, और जितने नंबर्स हमने फैलांगे हैं वो इसकी पावर में लिखे जाएं। अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे 1, 2, 3 और 4 नंबर फैलाने पड़े डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए। पावर क्या होगी, 4 ही होगी, 10⁻⁴। याद रहे माइनस इसलिए बिकॉज हमने इसको मूव किया है टुवर्ड्स राइट। अब इस नंबर को देख 2453, ऑब्वियसली हम अज्यूम करेंगे इसके यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहूंगा डेसिमल पॉइंट इसको होना चाहिए 2 और 4 के बीच में, क्योंकि इसी सूरत में इसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट आएगा। मुझे इसको मूव करना है तो ये बन जाएगा 2.453। देखिए 2.453 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। कितनी पावर होगी तो बच्चों जितने नंबर मुझे फैलाने पड़ेंगे तो मैं कहूंगा कि भी उतनी इसकी पावर है। मुझे देखें कितने नंबर फैलाने पड़े, 1, 2 और 3। अब इसकी पावर किस में आ गई है, 3 में। ये साइंटिफिक नोटेशन है। अभी जो 10 की पावर्स हैं, 10 की और 3 है, ये आपको यहाँ पर -4 मिली। इनमें से प्यारे बच्चों कुछ पावर्स इतनी ज्यादा कॉमन है कि हमें उनके नाम रखने पड़े। पहले से नाम रख लेते हैं, उनके पहले से नाम मुतय्यन कर लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास ओरिजिन होता है किसका, प्री फिक्सिस का। अब प्री मींस पहले, फिक्स मींस जो कि मुतय्यन कर दिया गया हो। तो बेटा ऐसे नंबर जिनके पहले नाम मुतय्यन कर दिए। अब ये बात याद रखें कि प्रीफिक्स बेसिकली एक नंबर है
जिसको हमने एक सिंबल दिया हुआ है। अब प्रीफिक्स हैं कितने? प्रीफिक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि गूगल भी एक प्रीफिक्स है। 10 की पावर 100 को गूगल कहते हैं और उसके स्पेलिंग DGOOGOL होता है। तो जो गूगल आप जानते हैं सर्च इंजन जो है, इसका नाम इसी के नाम पे रखा गया। लेकिन जब इनको लिखा लैरी और सर्गे ने, तो उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की बुनियाद पे, आप कह सकते हैं स्पेलिंग में मिस्टेक की और GOL की बजाय GL ही लिखा है, इसलिए गूगल का नाम आजकल यही है। अब जो प्रीफिक्स आपकी बुक में है, जो हमारे काम आएंगे, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। याद करना इनको बड़ा आसान। कैसे याद करेंगे? तो बच्चों मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने का। आप देखें कि हमारे पास ये जो प्रीफिक्स हैं 10 पावर 3, 6 और 9, इनसे स्टार्ट करते हैं। पावर 3 जो है किलो को कहते हैं, 6 जो है मेगा को कहते हैं, 9 जो है गीगा को कहते हैं। आपने ये पहले सुना होगा। देखिए किलो तो बहुत कॉमन है, किलोमीटर में किलो यही है, किलोग्राम में किलो यही है। इसके अलावा जब आप कभी डाटा की बात करें, इतने एमबी का पैकेज है, ये इतने एमबी हमारे पास बचे हैं, तो वो मेगाबाइट, एमबी मेगाबाइट होता है, वो 10 पावर 6 मेगा ये वाला है। इसी तरह अगर उससे ऊपर आप बात करें कि हमारे पास जो स्टोरेज आती है फोन्स की या फिर लैपटॉप्स की, वो गीगाबाइट में भी होती है। तो ये जो वो जो गीगाबाइट है, वो ये गीगा है, ये वाला गीगा, इसका सिंबल कैपिटल जी है और ये पावर 10 पावर 9 है। और आपको पता है स्टोरेज जो है टेराबाइट में भी आती है, हमें पता है। जैसे ये फोन या आईफोन जो है टेराबाइट वाला भी है, टेरा 10 पावर 12 को कहते हैं। और इससे ऊपर भी स्टोरेज होती है 10 पावर 15 और लास्ट नंबर 10 पावर 18 होगा, जो कि एक्सा होगा। इन सब के सिंबल जो हैं वो कैपिटल में हैं। और सबसे नीचे देखें हेक्टो 10 की 2 को कहते हैं और डेका 10 की पावर 1, जो कि बेसिकली हमारे पास 10 ही होगा। ये दोनों इतने ज्यादा यूज नहीं होते। अगर आप किलो से ऑनवर्ड याद कर ले तो काफी अच्छी बात। अब चलते हैं कि जो पावर माइनस में है वो कैसे हमें पता चले। तो माइनस की पावर को अगर हम देखें तो बच्चों शुरू करते हैं -3 से। ये देखिए ये -3 मिली है, बहुत ज्यादा कॉमन है, मिलीमीटर में मिली यही है। -6 माइक्रो है, माइक्रोन जो है माइक्रोमीटर में माइक्रो ये तो। और नैनो जो कि हम कह सकते हैं एटम के साइज के करीब पहुंच गए हैं। 10 एटम्स को जोड़ें तो एक नैनोमीटर का साइज बनता है, तो ये 10⁻9 वो है। पिको 10⁻12 है। फेम्टो -15 हम न्यूक्लियस के साइज के करीब पहुंच गए हैं। और -18 जो है ये तकरीबन इलेक्ट्रॉन के साइज के करीब पहुंच गए हैं, तो एटो कहते हैं। एक बात याद रखिए, इन सब के सिंबल स्मॉल लेटर से हैं और सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो इनके जो हमारे पास प्रीफिक्स का नाम है उसका पहला लेटर है, सिवाय माइक्रो के। माइक्रो के लिए एम हमारे पास उधार नहीं था, वो हम मिली को दे चुके हैं। तो हमने जो ग्रीक लेटर म्यो है, हमने उससे माइक्रो का सिंबल बना दिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास 10⁻², सेंटी, आप सेंटीमीटर में जो सेंटी है ये -2 है। तरह डेसी -1 होता है, जो कि अकेला आप कह सकते हैं 10। अब देखें बच्चों, अगर मैं ये नंबर 10⁻2 है, ये बेसिकली ये एक नंबर है। माइनस से प्लस में कब आएगा? जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, ये 1/10⁻2 हो जाएगा, तब ये +2 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 1/100 को सेंटी कहते हैं, 1/1000 मिली होता है और ऑब्वियसली 1/1,000,000 जो है माइक्रो होगा। इसी तरह सो ऑन हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रहे प्रीफिक्सेस आर जस्ट नंबर्स। किसी भी प्रीफिक्स को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे कहीं भी जगह, तो उसको आपने ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो एक नंबर हो। अब इसका फायदा क्या है, इसको यूज हम क्यों करते हैं? तो बेटा इसका यूज हम इसलिए करते हैं और ये फायदा इसका इसलिए है कि बेसिकली जब आप जीरोस को या इस तरह के नंबर्स को 10 की पावर को साइड पे निकाल देंगे, जो बाकी नंबर बचेगा उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने आसान होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भी। दूसरा, ये जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हम बड़े नंबर्स, जैसे कि ये नंबर यहाँ पे लिखा है 0.0023 है, तो बाद में साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। जब आप इसको या इस तरह के नंबर्स के साथ डील करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप पावर्स में डील करेंगे तो बहुत आसान है। पावर्स को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं और जो नंबर्स है उनको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको इसकी मजीद समझ आएगी। तो बच्चों अब हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स और प्रीफिक्सेस को लिखने के लिए कन्वेंशंस कहते हैं रस्म रिवाज, जिसको सब लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं और जो नॉर्मल होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप कभी भी गर्मियों में किसी को जैकेट पहने नहीं देखेंगे, गर्मियों में किसी को आप जो है वो आग जला के हाथ सेकते नहीं देखेंगे। तो इसी तरह ये कन्वेंशन है या नॉर्म है कि हम जो है एसआई यूनिट्स को कैसे लिखते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इनमें से आपको एमसीक्यू आएगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा कि इसमें से किस में से एमसीक्यू आएगा। एंड तक सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये सबसे पहले हमारे पास जो कन्वेंशन है वो ये है कि जब भी हमने लिखना है सिंबल लिखना है, एब्रीविएशन लिखना है। जैसे कि एम्पियर में एएमपी ऐप नहीं लिखते, हम जस्ट कैपिटल ए लिखते हैं। इसी तरह सेकंड में एसईसी नहीं लिखते, हम जस्ट एस लिखते हैं। नंबर 2, बेटा जो फुल नेम लिखेंगे यूनिट्स का, बेशक वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी हो, उसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। सेल्सियस एक एक्सेप्शन है, सेल्सियस का कैपिटल सी लिखा जाता है। उसके अलावा सिंबल्स होंगे वो अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो उनको लोअर केस में लिखेंगे, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पे उनको अपर केस में लिखेंगे। साइंटिस्ट के नाम के अलावा सिंबल्स स्मॉल लेटर में लिखते हैं उनका, और साइंटिस्ट के नाम पर कैपिटल में लिखेंगे। दूसरा, उन्होंने आगे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, साइंटिस्ट के नाम पे सिंबल कैपिटल होगा। नंबर 5 में बेटा इसको हमेशा अपराइट लिखते हैं, इटैलिक में नहीं लिखना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखिए इसमें आपको इटैलिक नजर आएगा, तो आपने इटैलिक में नहीं लिखना, आपने इसको अपराइट में लिखना है। फिर कभी भी प्लूरल नहीं लिखते होते सिंबल्स, जैसे कि हमारे पास
अगर 1 mm का मतलब मीटर मीटर है, ऐसे नहीं हो सकता मीटर मीटर, क्योंकि आपको पता है कि मिलीमीटर को भी लिखते हैं, तो ये कंफ्यूजन पैदा होती है। इसलिए हमने मीटर मीटर नहीं लिखना, हमें मीटर का स्केल लिखना है। ठीक है, अब देखिए फुल स्टॉप नहीं देते कभी भी सिंबल के बाद, अनलेस और अनटिल कि आप कोई सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ जाए। इसी तरह प्रीफिक्स जो है वो यूनिट के हमेशा पहले आएगा और स्पेस नहीं देनी। जैसे कि ये देखें मिलीलीटर लिखा हुआ है तो स्मॉल m और कैपिटल L को साथ साथ जोड़ के लिखा गया, इनके बीच में स्पेस जो है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, मिली सेकंड में भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी आप देखें स्पेस नहीं डाल सकते। नंबर 9 देखें कि जब भी आपने वैल्यू लिखनी है, जैसे कि अगर मुझे कोई वैल्यू रकम बतानी है तो उस रकम में और जो हमारे पास सिंबल है, जो यूनिट है, उसके बीच में स्पेस डालनी। जैसे कि 1 kg में हमने देखा 1 और kg के बीच में स्पेस रखी गई है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होते, जैसे कि 1 माइक्रो फैरेड जो है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा। माइक्रो -6 होता है, ये माइक्रो भी -6 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बन जाएंगे। तो 10⁻12 बेसिकली पीको को कहते हैं, तो हम पीको फैरेड लिख सकते हैं। माइक्रो फैरेड लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो पावर जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे कि देखें 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे अज्यूम करें कि किलोमीटर के ऊपर जो है एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, विच मींस के किलो का भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर। आप देखें आगे इसने इसको सॉल्व भी किया है कि 10⁻³ और मीटर दोनों को ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लिखा गया है, तो 10⁻³ जो है 10�6 में कन्वर्ट हो जाएगी मीटर स्क्वायर में। ये बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसे धोखा नहीं खाना। आपने याद रखना है अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर भी हो, मिलीमीटर का भी स्क्वायर हो, तो मिली के ऊपर भी स्क्वायर है, सेंटी के ऊपर भी स्क्वायर है। नंबर 12, अब आप जरा गौर करें कि मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, इसको बटे में नहीं लिखा। जब भी आप देखेंगे तो ये भी नॉर्म है, कन्वेंशन है कि हमने यूनिट्स को, खास तौर पे बेस यूनिट्स को बटे में नहीं लिखना। जैसे कि आने वाले लेक्चर्स में डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन में भी ऐसे होता है कि डायमेंशन भी कभी बटे में नहीं लिखते। हाँ, अब नेगेटिव इंडेक्स से क्या मुराद है बेटा, नीचे सेकंड है, जब उसको ऊपर लेकर आएंगे इसकी पावर -1 हो जाएगी, ऐसे लिखना जायज है, ऐसे नहीं लिख सकते। और नंबर 13, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल अप्रोप्रिएटली किया जाता है। नंबर 14, सिंबल्स और नेम को मिक्स नहीं करना। जैसे कि देखें मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड जो है, ठीक है, ये दोनों जायज हैं। मीटर पर सेकंड लिखना या फिर ये जो सिंबल में m और s की पावर -1, ये दोनों जायज हैं। मीटर नाम लिख दिया, बटे में s सिंबल लिख दिया, अब ये आप कह सकते हैं मिक्स कर दिया, ये जायज नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते। जब भी आपने कोई रीडिंग लेनी है प्रैक्टिकल्स में, तो जो इंस्ट्रूमेंट आपका जिस भी कन्वीनियंट यूनिट में हो, आपने उसी में उसको नोट कर लेना है। बस जब आपने उससे कैलकुलेशन करनी तब उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे स्क्रू गेज है, उसमें आप मिलीमीटर इस्तेमाल करेंगे, मिलीमीटर में आपने रिजल्ट अपना लिख दिया, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो उस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि याद रहे, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल सारी की सारी SI यूनिट्स में होनी चाहिए। आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े, आपने अपने सारे के सारे यूनिट्स को SI में कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके लगानी है। CGS यूनिट्स नॉट अलाउड, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऐसे यूनिट्स में ही आपने यूज करनी है कैलकुलेशंस। तो बेटा CGS सिस्टम ऑब्वियसली क्या होंगे, अलाउ नहीं होंगे। CGS सिस्टम कौन सा है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम को सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इसमें फोर्स डाइन में होती है, वर्क एर्ग में होता है, और हमारे पास जो करंट है गाउस में होता है। इस तरफ कॉइल्स और टॉर्क जो है ये भी प्रेशर के और दीगर यूनिट्स हैं, ये अलाउ नहीं है। आपको सीजीएस सिस्टम अपनी पूरी किताब में मिलेंगे भी नहीं, सिवाय एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 3 या 4 में आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।